अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पर इजराइल की फ़ज़ाओं में कुछ अजीबो-गरीब किस्म के विजुअल्स देखे गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में क्लस्टर वॉरहेड इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज़ करता हुआ या उनको इवेड करता हुआ इजरायली साइट्स पर स्ट्राइक कर रहा है। इस तरह के विजुअल्स को देखते हुए पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटी में ये डिस्कशन हो रही है कि क्या पाकिस्तान के जो फतह सीरीज़ के रॉकेट्स हैं या मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो क्लस्टर वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं या नहीं। अगर पाकिस्तान क्लस्टर वॉरहेड को यूज़ कर रहा है तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है और क्यों ये सबसे बड़ा खतरा है इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वक्त आप मल्टीपल वॉरहेड्स या आप इन्हें बॉम्बलेट्स कह सकते हैं, ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि फ़ज़ा से ज़मीन पर अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बेसिकली ईरानियन मिसाइल का क्लस्टर वॉरहेड है जो कि इजराइल के ऊपर 6 मार्च की रात को फायर किया गया है और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आपको कहीं भी इसे रोकता हुआ नजर नहीं आएगा। क्लस्टर म्यूनिशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक कॉम्पैक्ट बारूदी मवाद नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं। इसमें अब डिफरेंस हो सकता है, अगर कोई बड़ा बॉम्ब है तो उसमें हो सकता है 100 बॉम्बलेट हैं जो कि हवा में ही फैल जाते हैं और वो ज्यादा एरिया को टारगेट करते हैं। और इसी तरह मिसाइल है अगर बहुत बड़ा, जैसे ईरान प्रॉपर अपने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर रहा है, तो उनमें बॉम्बलेट्स की तादाद कई सौ में हो सकती है। तो ये कई सौ बॉम्बलेट्स बजाय कि एक ही कॉम्पैक्ट अगर वॉरहेड होता है तो वो एक ही जगह पर जाके हिट होता है, लेकिन अच्छी खासी तबाही मचा देता है, हर चीज वाइप आउट कर देता है। लेकिन अगर वॉरहेड क्लस्टर म्यूनिशन है या जो फैल जाता है हवा में, छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं, तो वो बहुत बड़े एरिया पर फैल के उस पूरे एरिया पर छोटे छोटे बॉम्बलेट्स की बम्बार्डमेंट होती है, जिसको आप विजुअल्स में देख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्लस्टर म्यूनिशन या क्लस्टर वॉरहेड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे क्लस्टर म्यूनिशन के खिलाफ या क्लस्टर मिसाइल्स के खिलाफ जो क्लस्टर वॉरहेड कैरी कर रहे हैं, ईरान ने यूज भी किए हैं, इनके खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। इनका कोई भी हल नहीं है। अभी तक जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें कोई भी हल नहीं है। अगर आप पर क्लस्टर म्यूनिशन फायर हो रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते। उसको सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में रोका जा सकता है कि इससे पहले कि मिसाइल का वॉरहेड इन क्लस्टर बॉम्बलेट्स को या क्लस्टर वॉरहेड को रिलीज करे, उससे पहले ही अगर आप उसे इंटरसेप्ट कर लें तो ठीक है। अदरवाइज अगर ये क्लस्टर म्यूनिशन या वो वॉरहेड वाला कॉन ओपन हो जाता है, ये बॉम्बलेट्स बाहर आ जाते हैं, फिर जितना मर्जी एयर डिफेंस सिस्टम आपका तगड़ा है या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तगड़ा है, आप नहीं बच सकते। और इस वक्त आप इन विजुअल्स में देख भी सकते हैं कि लेट्स सपोज इस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में जो ईरान ने फायर किया, उसमें हम सपोज करते हैं कि 300 छोटे बॉम्बलेट्स थे। अब एक मिसाइल आगे 300 टुकड़ों में या 300 वॉरहेड को आपकी तरफ डिलीवर कर रहा है, उनमें से आप किस किस को रोक सकते हैं? जो कि ऑब्वियसली बात है, आप 2-3 को रोक लेंगे, लेकिन वो भी नहीं आप रोक सकते क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब वॉरहेड आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन ये चीज तो हमने देखी कि एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खास तौर पर अगर हम पाकिस्तान इंडिया के सिनेरियो की बात करें, जैसे इंडिया के पास S-500 अगर फ्यूचर में आता है या मल्टीपल स्क्वाड्रन्स आते हैं S-400 के, या इवन इजरायली बराक 8 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इंडिया यूज कर रहा है। अब जो एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी एयर फील्ड पर है, तो फर्ज करें 5 किलोमीटर के दायरे में एयर डिफेंस सिस्टम के मुख्तलिफ रेडार्स, उसके लॉन्चर्स एक दूसरे से डिफरेंट एरियाज पर कैमोफ्लाज में खड़े किए होते हैं। तो लेट्स सपोज एक एयर डिफेंस सिस्टम के 10 यूनिट्स एक जगह पर खड़े हैं, तो आप हर यूनिट पर स्ट्राइक के लिए 10 के 10 मिसाइल्स फायर नहीं करेंगे। उसकी जगह ये भी पॉसिबल है कि आप 1 से 2 क्लस्टर म्यूनिशन बेस्ड मिसाइल्स फायर करें जो हवा में अपने बॉम्बलेट्स रिलीज कर देंगे और वो बॉम्बलेट्स फैलकर उस पूरे 5-6 किलोमीटर रेडियस के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उससे क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ होता है, जो ज्यादा रकबे पर होता है, और आपने उसे सिंगल हिट में या 1 से 2 हिट में टेक डाउन करना है, वो आप कर सकते हैं और वो क्लस्टर म्यूनिशन के थ्रू पॉसिबल है। अब उससे भी अहम चीज ये है, क्या पाकिस्तान के पास क्लस्टर वॉरहेड है, खासतौर पर फतह सीरीज की, तो ये फ्रेगमेंट बेस्ड वॉरहेड कैरी कर सकते हैं जो कि बेसिकली क्लस्टर वॉरहेड है। उसके साथ साथ ये नॉर्मल कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड भी कैरी कर रहे होते हैं, पेनिट्रेशन वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। सो 2-3 किस्म के बारूदी मवाद या वॉरहेड्स हैं जो पाकिस्तान के फतह 2 और फतह 3 कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादा इफेक्टिव फतह 2 और फतह 3 होगा बिकॉज वो ज्यादा एल्टीट्यूड गेन कर सकते हैं, उनकी टर्मिनल फेज में स्पीड भी ज्यादा है जो कि नियर टू हाइपरसोनिक वो चले जाते हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ खास पर्टिकुलर टारगेट्स को हिट करने के लिए, जैसा कि एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या आर्मी के कॉलम्स अगर आपकी तरफ बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, तो उनको टैकल करने के लिए फतह 2 या फतह 3 पर
क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर कोई बहुत ही ज्यादा इंटेंस वॉर हो जाती है तो फलाना करे, लेकिन एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए और वो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के पास, क्योंकि इसको लेकर बहुत से लोगों के जहन में कुछ चीजें हैं कि शायद पाकिस्तान के पास नहीं है, तो ये चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं क्लस्टर म्यूनिशन की थोड़ी हिस्ट्री आपको बता दूं, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी ने इस वेपन सिस्टम को यूज किया था। लेटर ऑन इसे अमेरिका, रशिया, जो दूसरी पावर्स थी उस वक्त, उन्होंने भी डेवलप किया। फिर से वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज किया गया। कोल्ड वॉर के दौरान जितनी भी जंगें हुई, अगर हम गल्फ वॉर को ले लें 1991 में, या वियतनाम वॉर जो 1964 से 73 तक हुई उसमें, तो क्लस्टर म्यूनिशन अमेरिका के मुखालफिन की तरफ से इस्तेमाल होते रहे हैं। लेकिन क्लस्टर म्यूनिशन में कुछ इश्यूज भी थे जो कि इसे नॉर्मल बॉम्ब्स या वेपन से बहुत ज्यादा खतरनाक बनाते थे। जब क्लस्टर म्यूनिशन को रिलीज किया जाता था तो उनमें से 30 से 40% जो बॉम्बलेट्स थे वो जमीन पर गिरने पर एक्सप्लोड नहीं होते थे, वो वैसे पड़े रहते थे। बाद में वो एक्सप्लोड होने का उनका खतरा था, जिसकी वजह से आम आबादी को भी डैमेज हो जाता था। इसके साथ साथ क्लस्टर म्यूनिशन चूंकि इतने बड़े एरिया पर फैलकर तबाही मचाते हैं कि उससे सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो जाती थी, तो इस वजह से इंटरनेशनली फिर क्वेश्चन शुरू हुई, जैसे कि 1980s में कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन यानी CCW का इनकाद किया गया था, जिसमें कुछ खास वेपन सिस्टम्स को कंडेम किया गया और इस बात पर इत्तेफाक क्रिएट किया गया कि इन्हें नहीं यूज किया जाएगा, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, क्लस्टर म्यूनिशन है, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जैसा कि जिनमें वायरस वगैरह ये वो आते हैं, केमिकल वेपन्स हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर उस वक्त इत्तेफाक किया गया कि इन्हें यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन क्लस्टर म्यूनिशन पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती थी। फिर उसके बाद ओस्लो प्रोसेस हुआ जो कि 2006 से 2008 के दरमियान था। ये भी एक बेसिकली डिप्लोमेटिक मीटिंग्स का सिलसिला था जो 2006 से 2008 के दरमियान होता रहा। इसकी लास्ट मीटिंग थी डब्लिन डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस जो कि मई 2008 में हुई। अल्टीमेटली कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन ने एक पर्टिकुलर ट्रीटी साइन की जो कि सिग्नेचर के लिए ओपन हुई थी 3 दिसंबर 2008 में ओस्लो नॉर्वे में, और ये प्रैक्टिकली इन एक्शन या इन्फोर्स्ड हुई 2010 में। इस ट्रीटी को पाकिस्तान ने साइन किया है, रशिया ने साइन किया है, चाइना ने साइन किया है, US ने साइन किया है, इंडिया, इजराइल जैसी कंट्रीज ने भी साइन किया हुआ है। इसमें क्या है कि आप अपनी कन्वेंशनल वॉरफेयर में क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इवन ये कन्वेंशन साइन करने के बावजूद भी अमेरिका, रशिया और दूसरी पावर्स ने मल्टीपल टाइम्स क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि इवन ईरान और इजराइल की वॉर देख सकते हैं जिनमें दोनों साइड्स ने क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किया हुआ है एक दूसरे पर। फिर 2008 में होने वाली रशिया जॉर्जिया की वॉर के दौरान भी क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किया गया। सीरिया में होने वाली सिविल वॉर के दौरान भी क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग अपनी जगह, बट इंटरनेशनली जो चीज समझी जाती है और मानी जाती है वो है ताकत की जुबान। और अगर आपकी डेटरेंस नहीं है, अगर आप फेल हो चुके हैं, आप प्रॉपर डेटर नहीं कर पा रहे अपने मुखालिफ कंट्रीज को, तो ये इंटरनेशनल लॉज आपको कभी नहीं बचाएंगे। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि आप क्लस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल करें, लेकिन आपके पास ये क्लस्टर म्यूनिशन होने चाहिए जो कि पाकिस्तान के पास हैं। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर खुदा न खास्ता कोई जंग हो जाती है और आपकी तरफ बहुत बड़े मिलिट्री कॉलम्स आ रहे हैं या आपने एनिमी की एयर डिफेंस सिस्टम को एक बड़े एरिया पर टारगेट करना है, तो वहां नॉर्मल मिसाइल्स या नॉर्मल बॉम्ब्स की बजाय 1 से 2 ऐसे क्लस्टर म्यूनिशन वाले फतह 2 पूरे के पूरे उस बड़े एरिया को वाइप आउट कर सकते हैं। सो ऐसे वेपन सिस्टम जरूरी हैं आपकी अल्टीमेट जो नेशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, जिनको लेकर पाकिस्तान पहले से तैयारी करके बैठा है। बट इसको लेकर चूंकि बहुत से लोगों को नहीं पता था एंड कुछ कंफ्यूजन्स थी, तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट कि हम आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी बताएं और पाकिस्तान का स्टेटस इसमें क्या है, ईरान ने इसे किस तरह यूज किया है और ये कितना इफेक्टिव हो सकता है इंडिया के मौजूदा जो उनका एक नैरेटिव है बहुत ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडक्ट करने का उस पूरे सिनेरियो में। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।